नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष और आप सबके पसंदीदा कार्यक्रम इस हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। आज के इस कार्यक्रम में आपके लिए बहुत कुछ है। आज हम आपको लेकर चलेंगे ब्यावर, जहां के बादशाह के मेले से आपको रूबरू करवाएंगे। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि तूफानी आलू पापड़ी किसे कहते हैं और ये किस तरीके से बनाई जाती है। साथ ही हम आपको रूबरू करवाएंगे ब्यावर की आर्ची से, जिसने परिस्थितियों से हिम्मत नहीं हारी और कामयाबी हासिल करके ही दम लिया। साथ ही हम आपको लेकर चलेंगे जैसलमेर के रत्नेश्वर महादेव मंदिर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये विशेष और आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम इस हफ्ते। तो चलिए तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए आपको लेकर चलते हैं ब्यावर, जहां पर परंपरागत रूप से बादशाह मेले का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। बादशाह का ब्यावर का जो ये मेला है वो परंपरा, प्रेम और एकता का प्रतीक है। बादशाह के इस मेले में बादशाह ने खर्ची रूपी गुलाल लुटाई है। आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। ब्यावर का प्रसिद्ध बादशाह का मेला इस बार भी अपनी परंपरागत शानो शौकत के साथ संपन्न हुआ। 1851 से शुरू हुए ऐतिहासिक महत्व को रखने वाले इस मेले में गुलाल की बौछार, खर्ची लुटाने की परंपरा और नाचते गाते बीरबल का नजारा देखने लायक था। आओ बादशाह संगीत की गूंज, थिरकते कदम, बादशाह की गुलाल को लुटने के लिए उठते हुए हाथ, हर तरफ लाल गुलाल। ये अद्भुत दृश्य ब्यावर के ऐतिहासिक बादशाह के मेले में नजर आए। आओ बादशाह, आओ बादशाह, आओ बादशाह, आओ बादशाह, नाचे कोई, गाए कोई, हमसे अच्छा। परंपरा के अनुसार भेरोजी के खेजड़े से बादशाह की सवारी शुरू हुई। बादशाह और उनके वजीर ने जनता पर खर्ची रूपी गुलाल लुटाई, जिसे लूटने के लिए मानो पूरा शहर उमड़ पड़ा हो। बीरबल का नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। इस बार अजमेरी गेट पर डीजे और विशेष लाइट सिस्टम लगाकर मेले की शोभा बढ़ाई गई। न केवल ब्यावर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, दूर दराज से ग्रामीण एवं शहरी लोग इस मेले में पूरा आनंद लेते हैं। साथ में जो बादशाह गुलाल लुटाता है, वो गुलाल नहीं बल्कि इसको एक बरकत के रूप में, खर्ची के रूप में प्रत्येक आदमी, महिला, पुरुष, बच्चे की अभिलाषा लेती कि मुझे ये गुलाल मिले। वो इस गुलाल को अपने जहाँ उसका धन स्थल होता है वहाँ पे वो रखते हैं एवं वर्ष पर्यंत इसी अभिलाषा में कि मेरा व्यापार उत्तरोत्तर प्रगति करे। साथ में जो बीरबल है वो अपनी मस्ती में नृत्य करता हुआ इस बादशाह मेले को अपने परम चरवान पर चढ़वाता है। बादशाह की सवारी में देहात से आई टोलियों ने चंग की थाप पर फागुनी गीत गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इन गीतों में फाल्गुन की मस्ती और सामाजिक एकता का संदेश झलका। सवारी के जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचने पर प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने बादशाह के साथ गुलाल युद्ध खेलकर इस परंपरा को निभाया। दोनों ओर से गुलाल की पोटलियां फेंकने का सिलसिला करीबन आधे घंटे तक चलता रहा। ऐसे मचल, ऐसे संभल, चलता ये अकबर के एक दफे किसी शिकार में गए थे, वहाँ पूरी तरह फंस गए थे, तो उनके साथ में उनके नवरत्न टोडरमल जी साथ में थे। उन्होंने बादशाह की जान बचाई। उसी उपलक्ष्य में बादशाह ने उनको बख्शिश में एक दिन की अपनी सल्तनत जो उनसे मांगी गई थी, एक दिन के लिए सल्तनत बादशाह ने अपनी टोडरमल जी को दे दी। टोडरमल जी ने सभी जन लोगों में वो खुशी के साथ में अपना जो भी भंडार था बादशाह का
वो पब्लिक में, जनता में लुटा दिए। उसके साथ में उनके परम मित्र थे बीरबल जी, अपने मित्र के बादशाह बनने के लिए वो इतना नाचे कि वो परिपाटी आज भी हमको उसी परिप्रेक्ष्य में देखने को मिलती है। भगत चौराहे पर खास कालबेलिया डांस का आयोजन इस बार रखा गया, जिसका जनता ने खूब उपयोग किया, बहुत मजे लिए। उसके बाद वो सवारी आगे बढ़ती हुई कोर्ट परिसर में जिला कार्यालय में पहुंची और जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, एसडीएम साहब और एसपी साहब सबके साथ में बादशाह ने गुलाल युद्ध खेला। गुलाल युद्ध के बाद में उनको शहर की समस्याओं से संबंधित एक फरमान जारी किया गया। उसके बाद बादशाह की सवारी अपने निर्धारित अग्रसेन भवन पर समाप्त। कुल मिलाकर ब्यावर का ऐतिहासिक बादशाह का मेला सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि परंपरा, प्रेम और एकता का प्रतीक है। कभी रत्ती, कभी तोला, कभी माशा। हर साल की तरह इस बार भी मेले में न केवल शहरवासियों को, बल्कि दूर दराज से आए सैलानियों को भी मेले ने अपनी ओर आकर्षित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, जयपुर। आओ बादशाह, जो भी देखे जो भी सुने आए नशा। आओ बादशाह, आओ बादशाह। चलिए तो रुख करते हैं नागौर की ओर। नागौर का नाम जब भी आता है तो मिठाइयों का जिक्र जरूर होता है। चाहे रबड़ी का घेवर हो, चाहे जलेबी हो, नागौर की पहचान मिठाइयों के रूप में काफी अच्छी है। लेकिन आज नागौर किसी और ही चीज के लिए प्रसिद्ध हो रहा है। जी हाँ, तूफानी आलू पापड़ी। आखिर इस आलू पापड़ी में क्या कुछ खासियत है और क्यों इसको तूफानी आलू पापड़ी कहा जाता है और क्यों इस आलू पापड़ी के दीवाने दुबई में भी है, आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। नागौर की पहचान हमेशा मिठाइयों के लिए रही है, इसमें रबड़ी का घेवर हो या फिर जलेबी हो। लेकिन आज हम बात करेंगे नागौर की पुदीने वाली आलू पापड़ी की, जिसे यहाँ के लोग बोलते हैं तूफानी आलू पापड़ी। ये आलू पापड़ी नागौर शहर सहित बीकानेर और जोधपुर में प्रसिद्ध है। लेकिन नागौर की इस आलू पापड़ी ने राजस्थान ही नहीं बल्कि दुबई तक अपनी प्रसिद्धि हासिल कर ली है। बताया जा रहा है कि दुबई के लोग हर साल 2500 किलो नागौर की आलू पापड़ी खा जाते हैं। दरअसल मिठाई के कारीगर कहे जाने वाले राजू बोराना ने इस आलू पापड़ी की शुरुआत की, जो नागौर में 30 साल पहले से ही बन रही है। राजू बोराना के पिताजी के मिठाई की दुकान हुआ करती थी। उनके पिताजी आलू पापड़ी बनाया करते थे। समय के साथ साथ राजू बोराना अपने पिता के काम में हाथ बटाने लगे और एक दिन कई तरह के मसाले मिलाकर आलू पापड़ी पर लगा दिए, जो एकदम तीखी थी। राजू बोराना ने इस आलू पापड़ी को पैकिंग करके अपनी दुकान में रख दिया और धीरे धीरे आलू पापड़ी ने नागौर के लोगों में अपनी जगह बनाई और फिर आसपास के लोग भी इसे मंगवाते रहे। कभी बीकानेर के लोग इसे लेकर जाते तो कभी जोधपुर के लोग भी इसे लेकर जाते और ऐसे करते करते आलू पापड़ी दुबई तक पहुंच गई। आलू पापड़ी को नागौर के लोग बड़े चाव से खाते हैं। कुछ लोग इसे तूफानी आलू पापड़ी भी बोलते हैं। इसे मुख्य रूप से लोग दही के साथ खाते हैं ताकि यह तीखी कम लगे और इसका स्वाद भी अच्छा है। कुछ लोग जब भी खाना खाते हैं तो इसे थाली में जरूर रखते हैं। दुबई में शेख जो इसे मंगवाते हैं या खाते हैं, वे भी इसे दही के साथ ही खाते हैं। मिठाइयों के कारीगर राजू बोराना ने डीडी न्यूज को बताया कि आलू पापड़ी तो वैसे नागौर या राजस्थान में हर जगह बनती है और लोग उसे बड़े चाव के साथ खाते हैं, लेकिन हम जो आलू पापड़ी बनाते हैं उसमें मसाले सबसे अलग होते हैं। हमारी आलू पापड़ी इतनी तीखी होती है कि खाने के बाद आंखों से पानी जरूर आएगा। इसके ऊपर जो पुदीना हम डालते हैं उसका स्वाद खाने के 30 मिनट बाद भी मुंह में बना रहता है। आलू पापड़ी में कुल 18 तरह के मसाले होते हैं और ये सारे मसाले घर पर ही तैयार किए जाते हैं और कच्ची आलू भी घर पर ही बनाई जाती है। राजू बोराना ने बताया कि नागौर घूमने के लिए दुबई से 2 शेख आए थे। जब वो हमारी दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने हमारी आलू पापड़ी को खाया। उनको ये आलू पापड़ी इतनी पसंद आई तो उन्होंने कहा कि हम इसे दुबई में बेचना चाहते हैं और आज ये स्थिति है कि हर सप्ताह 50 किलो आलू पापड़ी दुबई भेजी जाती है
और एक साल में करीबन 2500 से 3000 किलो आलू पापड़ी दुबई भेजी जाती है। 4-5 साल पहले कुछ लोग आए थे यहाँ पे, पूछा था कि क्या चीज बनाते हो आप बढ़िया, तो मैंने उनको आलू चिप्स टेस्ट कराई। मुझे नहीं पता था कि वो दुबई के हैं या शेख है, जो भी है। मेरे लिए तो वो कस्टमर बन के आए थे, तो उनको बहुत पसंद आई, तो उन्होंने कहा भाई हम वहाँ पे मंगाए तो भेज सकते हो क्या। मैंने कहा आप सुविधा कर दोगे तो हम भेज देंगे। तो वो शुरुआत 4-5 साल पहले हुई थी वहाँ से भेजने की। तो बच्चे छोटे खाते हैं तो उनको हाथों हाथ पानी पीना पड़ता है, बहुत तीखी है ये। मेरी कोशिश तो ये है इसका दायरा बढ़ा के मैं खुद वहाँ पे कुछ खोलूँ, शोरूम वगैरह। वहीं ग्राहकों का कहना है कि वे आलू पापड़ी पिछले 20 सालों से खा रहे हैं। आज भी इसका वही स्वाद है जो पहली बार खाया था। उनके घर में नमकीन में सिर्फ आलू पापड़ी ही मिलती है। ये काफी टाइम से चख रहे हैं, बहुत ही लाजवाब चीज है। कि किस कारण से इसको ज्यादा खरीदते ये हो? बहुत ज्यादा चटपटी है, तीखी है। तीखी भी है, चटपटी है, स्वाद का मजा आता है, इसीलिए यहाँ से आते हैं, लेके जाते हैं। वाजिब दाम है इसके, बहुत ही बढ़िया चीज है, इसीलिए यहाँ पे आते हैं। वो नागौर में मिलती नहीं है, यही मिलती है, चला के आते हैं यहाँ पे। ये बहुत ज्यादा चटपटी है, बहुत ज्यादा स्वाद है और बहुत ज्यादा तीखापन है, बड़े बच्चे सब खाते हैं। आलू पापड़ी मैं खुद खाता हूँ और मेरे दोस्त हैं जो चेन्नई रहते हैं, वो ये आलू की पापड़ी सीजन में लमसम 3 बार मंगवा लेते हैं। ये खाने में चटपटी लगती है, लोगों को ये अलग ही तरह का स्वाद है, इसकी वजह से ये लोग लेने के इच्छुक होते हैं। राजू बोराना के भाई रामेश्वर बोराना का कहना है कि हमने इसे दुबई तक तो पहुंचा दिया है। अब हमारा सपना है कि हम इसे यूरोपियन देशों सहित अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में पहुंचाएं और नागौर का स्वाद धीरे धीरे हर जुबान पर लाएं। नागौर से डीडी न्यूज के लिए महेंद्र बिश्नोई की रिपोर्ट। कहते हैं कि कर हौसले को बुलंद इतना कि खुदा खुद आकर बंदे से पूछे कि बोल बंदे तेरी रजा क्या है। जी हाँ, अगर हौसला इतना बुलंद हो तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो उन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। जी हाँ, इन्हीं पंक्तियों को सही मायनों में चरितार्थ किया है ब्यावर की आर्ची ने और जूडो कराटे में पूरी दुनिया भर में अपना मुकाम हासिल किया है। आइए आर्ची की इस पूरी कहानी को देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। कहते हैं कि कर हौसले को बुलंद इतना कि खुदा खुद आकर पूछे कि बोल बंदे तेरी रजा क्या है। जी हाँ, अगर हौसला इतना बुलंद हो तो वक्त चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, कामयाबी को हासिल किया जा सकता है। महज 2.5 साल की उम्र में सिर से पिता का साया उठने के बाद ब्यावर की 19 साल की बेटी आर्ची पाखरोट ने वो कर दिखाया जिसका जज्बा दरअसल पुरुषों में ही देखा जाता है। खेलकूद में अव्वल रहने वाली आर्ची महज 4 साल की उम्र से ही जूडो कराटे की दुनिया में आई और आज देश में अपना नाम रोशन कर रही है। महज 15 साल के सफर में आर्ची अब तक 30 से ज्यादा मेडल और ट्रॉफी अपने नाम कर चुकी है। चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब ऐसे ही नहीं मिला, इसके पीछे बहुत सारा स्ट्रगल रहा है। मेरे दादा दादी, मम्मी, भैया और बहुत सारी ब्लेसिंग्स रही है मेरे फादर की। ये जर्नी जो थी वो बिल्कुल भी इजी नहीं थी। मेरे फादर जो है बहुत पहले ही एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद हमें रखना पालना सब कुछ जो है हमारे दादा दादी ने करा है और इसमें बहुत बड़ा हाथ मेरे भाई का भी है। वो भी खेलना चाहता था बट उन्होंने बैक स्टेप किया क्योंकि किसी को तो फाइनेंशियली सपोर्ट करना ही था, तो भैया ने फाइनेंशियली सपोर्ट करा। इस वजह से मैं इतना आगे आ चुकी हूँ, मैं इतना जो आगे खेल रही हूँ इसमें मेरे सारे घर वालों का बहुत सपोर्ट है। मुझे नेशनल में 3 बार ब्रोंज, 2 बार सिल्वर, ओपन गेम्स में गोल्ड और अभी राइट नाउ मैंने जूडो नेशनल रैंकिंग में गोल्ड मेडल लिया है और अभी मैं यूनिवर्सिटी गेम्स में भी ऑल इंडिया गई हूँ, जूडो और रेसलिंग दोनों में। डीडी न्यूज से बातचीत करते हुए आर्ची पाखरोट ने कहा कि स्कूली शिक्षा के दौरान माता, भाई, दादी और दादा के कहने पर उसने जूडो को सीखना शुरू किया। कुछ ही दिन में वह इस खेल में इतनी निपुण होने लगी। शुरुआत में बीएल गोठी स्कूल की तरफ से खेलते हुए उसने राज्य स्तर तक जिले का प्रतिनिधित्व किया। फिर पीआरजे ज्ञानजया में अध्ययन करते हुए उसने हरियाणा में जूडो का प्रशिक्षण लेना शुरू किया। इस दौरान उसने ओपन प्रतियोगिता में भाग लेते हुए नेशनल स्तर तक अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। ओपन जूडो प्रतियोगिता में आर्ची ने राष्ट्रीय स्तर पर 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते।
ब्यावर के नगर परिषद रोड निवासी मदन लाल पाखरोट की पोती आर्ची वर्तमान में उदयपुर की नोबल यूनिवर्सिटी में बीए प्रथम वर्ष की छात्रा है। आर्ची ने पहले सिर्फ आत्मरक्षा के लिए जूडो को सीखना शुरू किया था, लेकिन अब यह खेल ही उसका पैशन बन गया। आर्ची ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए पदक जीतकर अपने स्वर्गीय पिता भरत पाखरोट का सपना पूरा करना चाहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई थी एक सेल्फ डिफेंस के वे से। मेरे घर वालों ने मुझे बताया कि बीइंग अ गर्ल अगर तुम्हें स्ट्रांग रहना है तो तुम्हें मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से स्ट्रांग रहना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे इस चीज़ में डाला एक सेल्फ डिफेंस के उससे, और धीरे धीरे यही चीज़ मेरा पैशन बनती गई और मैंने इसी को कंटिन्यू करा। मेरा नेक्स्ट एम ये है कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूं, इंडिया के लिए भी जो है मैं मेडल लेकर आऊं। मैं इंडिया की सभी गर्ल्स को ये मैसेज कन्वर्ट करना चाहती हूँ कि बीइंग अ गर्ल अगर तुम्हें इंडिया में रहना है तो मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। बाहर निकलो घर से, देखो सब कुछ, खेलो, अपनी जिंदगी जियो और अपने घर वालों का नाम रोशन करो। आर्ची की उपलब्धि के लिए शुरुआती दौर में दादा और दादी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आर्ची के दादा मदन पाखरोट ने बताया कि पहले वे उसके मैच नहीं देखते थे, लेकिन उसके किस्से सुनकर ही खुश हो जाते थे। दादी कमला देवी भी बताती है कि उन्होंने आर्ची को लड़की होकर भी प्रशिक्षण देने के लिए बाहर भेजने के लिए बड़ा कदम उठाया। मेरा बेटा चला गया, बहुत मुश्किल से इनको पाल पोस के मैंने बड़ा किया। जो ये कहते वही मैं करती थी। माँ आज ये करना वो करना, वही मैं करती थी। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए, ये जुड़ा कराटा में बहुत अच्छे खेल कूद करती। माँ ये जाऊंगी वहाँ जाऊंगी, मैं भेजती रहती हूँ। आर्ची दरअसल अपने भाई कनक के साथ मिलकर कोरियर के व्यापार में भी सहयोग करती है। भाई कनक का कहना है कि बचपन में लड़ाई में भी आर्ची ही जीतती थी और लड़की होकर भी उसने हर मुश्किल को पार कर देश का प्रतिनिधित्व किया, जो कि उनके लिए गर्व की बात है। तो हमारे लिए, पूरे परिवार के लिए बहुत प्राउड की बात है कि मेरी बहन आज इतनी अच्छे आगे लेवल पर जा रही है। हम दोनों मतलब साथ में बचपन में हम खेलती थी और हम साथ में, हमारे पास डिलीवरी बॉय भी नहीं थे, हम छोटी दुकान पर काम करते थे। और वहाँ से हम दोनों भाई बहन पहले स्कूल से आते थे, फिर हम दोनों कोरियर डिलीवरी करने जाते थे, फिर शाम को 4-5 बजे ये खेलने जाती थी, 8 बजे तक खेलती थी। पिता के दुनिया से चले जाने के बाद आर्ची की माता ममता ने भी स्वयं संघर्ष कर आर्ची के संघर्ष में अपना योगदान दिया। ब्यावर, भीलवाड़ा, हरियाणा सहित देश के कई अन्य राज्यों में उसके साथ कदम से कदम मिलाकर मां भी उसके सपने को पूरा करने के लिए हर जगह साथ रही। माता ममता ने कहा कि ओलंपिक की तैयारी करवाकर वो उसका सपना जरूर पूरा करवाएगी। मेरी बेटी मतलब स्टेट में और नेशनल में इतने गोल्ड मेडल लेके आई है कि आज मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी बेटी पूरे ब्यावर जिले के अंदर नाम कर रही है। जहाँ पे भी टूर्नामेंट्स होते हैं मैं कितनी बार इसके साथ जाती हूँ, उसकी लाइव देख के आती हूँ, तो मुझे पता पड़ता है कि मेरी बेटी कितना संघर्ष करके और ये खेलती है। अब इसकी इच्छा थी, फिर मैंने इसको भीलवाड़ा इसको कोचिंग करवाई, फिर भीलवाड़ा से इसकी कोचिंग पूरी हुई तो मैंने इसको हरियाणा हिसार में डाला। वहाँ मैंने इसके लिए बहुत संघर्ष करा, इसको वहाँ पे खाने पीने में किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी, इसको हर चीज़ से मैंने इसको सपोर्ट करा। अब उसके बाद में इसकी इच्छा थी, उदयपुर यूनिवर्सिटी कॉलेज है भोपाल, उसके अंदर मैंने इसका एडमिशन कराया है। वहाँ पे ये अभी कॉलेज कर रही है और यही टूर्नामेंट्स की तैयारी पूरी अच्छे से कर रही है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी का जो सपना है ओलंपिक में जाने का, वो एक दिन पूरा हो। 19 साल वर्ग में 50 किलो से कम भार वर्ग के मैच प्रतिद्वंदी को महज 5 मिनट में धाराशाही करने वाली आर्ची का सपना देश के लिए ओलंपिक में पदक जीतकर नाम रोशन करने का है। उदयपुर, भोपाल नोबल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। जनवरी में मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित हुई यूनिवर्सिटी के नेशनल प्रतियोगिता में प्रथम 5 में भी आर्ची शामिल रही। आर्ची पिछले 4 साल में अभी तक राज्य स्तर पर 13 गोल्ड, ओपन प्रतियोगिता में 1 गोल्ड और 2 ब्रोंज मेडल जीत चुकी है। ब्यावर से डीडी न्यूज के लिए कुलभूषण उपाध्याय की रिपोर्ट। मंदिर हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है। हर मंदिर का अपना कुछ न कुछ इतिहास रहता है। जी हाँ, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं जैसलमेर के करीबन 600 साल पुराने रत्नेश्वर महादेव मंदिर की ओर। आखिर इस मंदिर का क्या कुछ इतिहास है, आइए जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। जैसलमेर के प्राचीन मंदिरों में से एक है रत्नेश्वर महादेव का मंदिर, जो सोनार दुर्ग के कुंडपाड़ा क्षेत्र में है।
इस मंदिर का निर्माण राजकुमारी रत्न कंवर ने 1406 ईस्वी में करवाया था। ये शिव मंदिर नागर शैली में बना हुआ है और हर तरफ से अनूठा प्रतीत होता है। इस मंदिर में शिव पंचायत या देव पंचायत मौजूद है। सनातन धर्म में अनुष्ठान के दौरान शिव, जगदम्बा, विष्णु, सूर्य, गणेश का पूजन होता है। एक ही स्थान पर पांचों देवों की स्वरूप होना भी इसे अपने आप में अलग बनाता है। वहीं मंदिर में जगह जगह कीर्ति चक्र बने हैं। कहते हैं कि शिव की भक्ति में लीन होकर योग साधना करने वाले भक्त कीर्ति चक्र के नीचे ध्यान केंद्रित करते थे। सबसे अनूठी बात तो यह है कि इस मंदिर के गर्भगृह में रावण का स्वरूप है, क्योंकि रावण शिव के सबसे बड़े भक्त थे। रत्नेश्वर मंदिर से जुड़े लोकेश गोपा पुरोहित बताते हैं कि रत्नेश्वर महादेव 1406 ईस्वी में बना हुआ है। रतन कंवर महादेव की बड़ी भक्त थी। उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया और ये मंदिर अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि ये नागर शैली में बना हुआ है। ये रत्नेश्वर महादेव मंदिर 1406 एडी में बना हुआ है और इसको बनाने वाली थी भक्तिमती श्रीमती रतन कंवर, जिसका नाम था। वो राजकुमारी थी, वो बहुत बड़ी शिव भक्त थी। उसके निर्देशन में ही ये मंदिर का निर्माण हुआ। और इस मंदिर में अद्भुत बात ये है कि ये नागर शैली के अंदर बना हुआ है तथा क्या कहते हैं कि इसके अंदर इतने स्वरूप विराजित है, क्या कहते हैं, जिसको हम शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते। और मुख्य बात इसकी ये है कि ये इस मंदिर के अंदर क्या कहते हैं कि हमारे जो सनातन धर्म के अंदर 5 देवों की पूजा की जाती है। 5 देवों की पूजा के अंतर्गत भगवान शिव, पार्वती जो यहाँ विराजमान आप गर्भगृह में देख रहे हैं, और शिवलिंग के रूप में और वेदिका के रूप में यहाँ पे विराजमान है। दूसरा या राइट साइड में पुरुष भगवान सूर्य भगवान और लेफ्ट साइड में पुरुष भगवान का स्वरूप विराजित है। इस तरीके से ये एक क्या कहते हैं देव पंचायत का मंदिर है। इतिहास के जानकार व सालों से प्रतिदिन रत्नेश्वर मंदिर जाने वाले चंद्र प्रकाश बताते हैं कि रत्नेश्वर महादेव मंदिर रियासत कालीन के समय की एक अद्भुत धरोहर है। इस मंदिर का निर्माण 15वीं सदी में लगभग 1406 और 1410 के बीच में हुआ, जो अपने आप में अद्भुत और अलौकिक है। इसकी जो स्थापत्य कला है वो अपने आप में अद्भुत है। सभी मंदिर वास्तु के अनुसार बनते हैं, लेकिन ये मंदिर अपने आप में अलौकिक है और इस मंदिर का अध्ययन करना पुरातत्वविदों के लिए व सोमपुरा समाज के लिए अपने आप में अद्वितीय है। रत्नेश्वर महादेव का मंदिर अपने आप में एक अद्भुत है। ये पुरातत्वविदों के लिए, मंदिर निर्माताओं के लिए एक अच्छा शोध का केंद्र है कि आज से 650 साल पहले कैसे उन्होंने इस मंदिर की संरचना की थी। राजकुमारी रत्नावली द्वारा बनाया गया यह मंदिर अपने आप में एक अद्भुत है। इसका गुंबद देखिए, इसमें सारी सबको स्थित करके रखा है। बड़ा सिद्ध पुरुषों द्वारा बनाया हुआ मंदिर है। यह मंदिर रियासत की एक अद्भुत है। मान्यता है कि इस मंदिर में भाव के साथ आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि रत्नेश्वर महादेव मंदिर की शिवलिंग पर 21 सोमवार लगातार जल चढ़ाने व माथा टेककर आशीर्वाद लेने वाले हर अविवाहित का विवाह महादेव करवाते हैं। यहाँ माता पार्वती शिव के बगल में है और साथ ही गणपति बप्पा विराजते हैं। मान्यता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भक्तों को भगवान महादेव पर पूरा भरोसा है। इस मंदिर की वास्तुकला व मूर्तिकला देखें तो बड़ा आश्चर्य होता है कि सालों पहले किस तरह से इसे बनाया गया होगा, क्योंकि आज आधुनिक युग में कई मशीनरी आ गई है, लेकिन लगभग 650 साल पहले इस मंदिर को इतना अद्भुत कैसे बनाया गया होगा। माना जाता है कि रत्नेश्वर महादेव का मंदिर बहुत ज्यादा विशाल मंदिर है और एक अपनी पुरानी आस्था का यह केंद्र है। और इस मंदिर के अंदर अनेकों प्रकार के भगवान हैं। जैसे ऊपर देखा जाए तो अष्टभुज प्रकार के भी भगवान स्थापित है। इतिहास के पन्नों में जैसलमेर की एक और अनूठी पहचान शिव की नगरी के रूप में मिलती है। जैसलमेर के पुरातन कालीन इतिहास के पन्नों में ये इलाका शिव भक्तों का इलाका हुआ करता था, जिसका प्रमाण जैसलमेर में स्थित रत्नेश्वर महादेव जैसे पुराने मंदिरों में स्थापित मूर्तियों से मिलते हैं। जैसलमेर से डीडी न्यूज के लिए श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट।
जमीन तेरी तो आसमां मेरा होगा, मैं हूं आजाद पंछी, कुछ तो मेरा नामो निशान होगा। जी हाँ, ये आजाद पंछी 7 समंदर पार करके फलोदी के खीचन गांव में आते हैं, जिन्हें कुर्जा पक्षी कहा जाता है। और इन्हीं को देखते हुए फलोदी के खीचन में कुर्जा महोत्सव का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। फलोदी जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने व जिले की संस्कृति व कला को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से प्रथम कुर्जा महोत्सव का भव्य आगाज खीचन गांव से हुआ। लोक कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुतियों के साथ साथ पर्यटक, आमजन व प्रशासनिक अधिकारियों ने कुर्जा की अटखेलियां निहारी। इस दौरान जिला कलेक्टर एच.एल. अटल, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अजय, पर्यटन विभाग के उप निदेशक भानु प्रताप, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ललित कुमार गर्ग सहित अन्य अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों के साथ खीचन की ऐतिहासिक हवेलियों व तालाब का भ्रमण किया। खीचन ग्राम का भ्रमण करते हुए पर्यटक उत्साह के साथ फलोदी दुर्ग पहुंचे, जहां दुर्ग में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा हस्तशिल्प प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन फलोदी के विधायक पब्बाराम बिश्नोई, जिला कलेक्टर एच.एल. अटल व पुलिस अधीक्षक पूजा अवाना द्वारा किया गया। प्रदर्शनी में हाथ से बने उत्पाद, चादर, कुशन, चित्रकारी, खादी से बने उत्पाद, चमड़े से बने उत्पाद, मिट्टी के खिलौने, स्टोन क्राफ्ट, हैंडलूम, आचार, राजीविका उत्पाद, गौ उत्पाद सहित कुल 16 स्टॉल्स लगाई गई। इस दौरान उन्होंने सभी स्टॉल्स का अवलोकन करते हुए उद्योग महाप्रबंधक डॉक्टर अंजुला आसदेव को सभी कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने व हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित करवाने के भी निर्देश दिए। कार्यक्रम में दुर्ग में हस्तशिल्प प्रदर्शनी के अवलोकन के लिए आमजन के साथ साथ विभिन्न विद्यालयों से बच्चों ने भी शैक्षणिक भ्रमण करते हुए हस्तशिल्प उत्पादों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान दुर्ग में मटका दौड़ का आयोजन भी किया गया, जिसमें महिलाओं के समूह ने मटका सिर पर रखकर दौड़ में भाग लिया। यहाँ मरूद धोरे भी है, वाइल्ड लाइफ के रूप में कुर्जा भी है और ऐतिहासिक धरोहर के रूप में हमारा फलोदी दुर्ग और यहाँ की ऐतिहासिक हवेलियाँ भी। तो इसलिए सारी विशेषताएं यहाँ पर है और पर्यटन की दृष्टि से इसका व्यापक विस्तार की संभावनाएं हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये बढ़ेगा और यहाँ का जो भी व्यापार है, रोजगार है, हस्तशिल्प है, उसको प्रोत्साहन मिलेगा। अब विभिन्न प्रकार के जो उद्योग धंधे, विभिन्न प्रकार के ये टूरिज्म का सिस्टम बन रहा है। निश्चित तौर से फलोदी एक भव्यता के साथ में वापस उभरने वाला है। मैं माँ लटियाल से प्रार्थना करता हूँ कि इसका जो भव्यता है वो उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। जैसे कि फलोदी का जो कल्चर है वो सभी के सामने आए, तो इसमें काफ़ी नई तरह की जो हैंडीक्राफ्ट्स है, जो फलोदी में नई कल्चर है, इस तरह की चीज़ों का और भी ज़्यादा प्रोत्साहन हो और लोगों को भी अपनी संस्कृति के बारे में पता चले। तो ये था हमारा इस हफ्ते का विशेष कार्यक्रम। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज़ चैनल DD न्यूज़ राजस्थान। नमस्कार।